हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस नए सेशन के अंदर, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं रिकरेंस रिलेशंस के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हमने समझा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है लास्ट सेशन के अंदर, और मैंने ये भी बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, ये आने वाले पूरे मॉड्यूल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जिस भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कोडिंग प्रॉब्लम को हम देखेंगे, उसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा एक ही चीज पे जाऊंगी और मैं आपसे पूछूंगी उस टाइम पे कि बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी या इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि किसी भी प्रॉब्लम को करने के तो 3-4 तरीके हो सकते हैं, और हो सकता है कि हर एक तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो सही आ रहा है, बट इंटेंशन एक अच्छे डेवलपर का, एक अच्छे प्रोग्रामर का ये नहीं होता कि सिर्फ आउटपुट निकालना है। इंटेंशन ये होना चाहिए कि आउटपुट तो सही आना ही है, पर लो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आना है। ठीक है, ये बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी अभी तक। अब हम आज बात करते हैं रिकरेंस रिलेशंस के बारे में कि ये क्या होते हैं। अब जब हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम रिकरेंस रिलेशन तो पढ़ा रही हैं, पर ये कैसे क्रिएट हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक फाउंडेशन होती है वो रिकर्जन की होती है, जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। वो मॉड्यूल तो बाद में आने वाला है, तो हम पहले क्यों कर रहे हैं ये? राइट। सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं ये चाहती हूं कि इस सेशन से अगर आप 50% भी ले जाते हो, कि जो मैं समझा रही हूं उसका 50% पे अगर आपको समझ में आ जाता है, तो जब मैं रिकर्जन के मॉड्यूल पे जाऊंगी तो वहां पे आपको 100% क्लैरिटी दे पाऊंगी। क्योंकि मुझे एज अ प्री रिक्विजिट आप लोगों से ये चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि रिकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ताकि वहां पर मेरे लिए फ्लेक्सिबल हो जाए आपको 100% समझाना कि किस तरह से और किन किन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की एक्सपेक्टेशन, जिसको 100% समझ में आ रहा है सुपर, जिसको 50% भी आ रहा है ना, तो दैट इज अ वेल एंड गुड जॉब। क्यों? क्योंकि आने वाले टॉपिक में जब हम रिकर्जन की बात करेंगे, जब हम डिवाइड एंड कॉन्कर मॉड्यूल कंप्लीटली पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और वहां पे आपको 100% क्लैरिटी मिल ही जाने वाली है। और जिसको 100% यहां मिल रही है, तो मतलब 200% ट्वाइस जो है वहां पे मिलने वाली है। ठीक है, बट सबको प्रीरिक्विजिट जो है थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ आइडिया ही नहीं होगा कि ये क्या वर्ड है, तो वो समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे अब रिकरेंस रिलेशन सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरेंस रिलेशन, इसको समझते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। देखो, जैसा कि मैंने बताया, जब भी हम रिकरेंस रिलेशन की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आता है रिकर्जन के अंदर। अब रिकर्जन की बात मैंने लास्ट सेशन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जांपल नंबर 3 में की हुई है ना? अगर आपको याद हो तो रिकर्जन का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे रिकर्जन का मतलब क्या होता है? जस्ट पोज द वीडियो, थिंक क्या बताया था मैंने। रिकर्जन का मतलब होता है कि जब फंक्शन खुद को कोड के अंदर, डेफिनेशन के अंदर कॉल करता है ना? व्हेन any function calls itself, that is something which you can say is the concept of recursion that we have। समझ में आता है ना? एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 लास्ट वीडियो में जाओ तो आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, मैंने समझाया भी है। और जहां जहां रिकर्जन आता है वहां स्टैक आता है। मैंने बताया था कि फंक्शन को उसको स्टोर करने के लिए हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जो कि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट इंप्लीमेंटेशन को यूज करता है। जस्ट लेना है बस। ठीक है, बहुत ज्यादा इनडेप्थ नहीं घुसना, इनडेप्थ हम आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। ठीक है, सब कुछ समझेंगे। अब ये बात तो क्लियर है कि रिकर्जन होता क्या है। पॉइंट ये है कि रिकरेंस रिलेशन क्या है। तो हर एक रिकर्सिव कोड का रिकरेंस रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? अब कैसे क्रिएट करते हैं, ये तो जब मैं बात करूंगी डिवाइड एंड कॉन्कर मॉड्यूल की, जब मैं बात करूंगी रिकर्जन के क्वेश्चंस की, तब बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमें समझना क्या है? फिर समझना ये है कि मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए कि मैंने आपको एक रिकरेंस रिलेशन दे दिया है बना हुआ। मैंने आपको क्या किया, रिकरेंस रिलेशन जो है वो दे दिया है बना हुआ, और मैं आपसे बोल रही हूं कि बताओ इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी।
ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के मेथड्स को हमें यहाँ पे समझना है। ये बेसिक एजेंडा है इस सेशन का। अब यहाँ पे अगर हम देखें रिकर्जन को, समझ में तो आ गया होगा, बट एक एग्जांपल लेके मैं समझा देती हूँ फिर से, ताकि जो बच्चों को क्लियर नहीं है कि मैंने क्या लाइन लिखी है फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, वो क्लियर हो जाए। सबको पता है कि मैथ्स में फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, सबने पढ़ा हुआ होगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कह सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा? 20, 60, 120। तो मतलब कि जब मैंने आपसे पूछा कि बताओ 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपने मुझे बोला कि 5 फैक्टोरियल इज 120। अब अगर मैं बोलूं कि इसका रिकर्सिव कोड क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा आंसर आप मुझे दोगे कि आई होप सबको पता होगा कि जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, या तो 1 हो या फिर 0 हो, कंसीडरिंग कि n जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर में क्या आएगा? वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल की? वो 1 होगी, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। आई होप ये बात सबको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज जो है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 है, ये हमारी हो जाती है बेस केस कंडीशन। और हर एक रिकर्सिव कोड के अंदर आप देखोगे फ्यूचर में भी कि एक बेस कंडीशन होती है जहां पे मेरा कोड रुक रहा है, तो ये मेरी बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन का मतलब है कि इट्स अ कांस्टेंट टाइम का टास्क, जहां पे मैं कोई लूप का यूज नहीं कर रही, मुझे आंसर पता है। अब जब n की वैल्यू 1 से बड़ी है, उस केस में आपका फैक्टोरियल क्या होगा? जैसे कि 5 फैक्टोरियल का केस है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या रिटर्न करोगे? आप रिटर्न करोगे कि n जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई विद फैक्ट ऑफ n माइनस 1। अब ये फैक्ट ऑफ n क्या है? ये एक फंक्शन है जो आपने ऊपर बनाया हुआ होगा। दिस इज द मेथड नेम और फंक्शन नेम। दिस इज द मेथड नेम और द फंक्शन नेम जो कि हमने बनाया हुआ है, और उसी सेम फंक्शन को हम यहां पे रिपीट कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को तो हम रिकर्जन कह रहे हैं, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है। ऊपर n है, यहां पर n माइनस 1 है। तो अगर मैं यहां पे 5 का एग्जांपल लेके चलती हूं कि जब n की वैल्यू 5 है तो कैसे काम करेगा, ये चेक करेगा सबसे पहले बेस केस कंडीशन में। तो 5 तो 1 से छोटा नहीं है, तो ये हमारी इफ कंडीशन है, और ये मान लो कि एल्स कंडीशन में ये है। अभी के लिए मैं सिंथेटिकली नहीं जा रही हूं, मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रही हूं। यहां पे सिंटेक्स वाइज हम कर लेंगे, जावा के अंदर कैसे करते हैं, दैट विल बी वेरी इजी। अभी के लिए लॉजिक समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब यहां पे n की वैल्यू 5 है, तो मतलब हम एल्स के केस में घुस गए, और एल्स के केस में क्या रिटर्न होगा? 5 मल्टीप्लाई विद, मैं फिर से फंक्शन को कॉल कर रही हूं, फैक्ट ऑफ n माइनस 1, मतलब कि 5 माइनस 1 मतलब कि 4। फिर से 4 की वैल्यू 1 से छोटी तो नहीं है, तो फिर से हम एल्स कंडीशन में जाएंगे और रिटर्न कर देंगे 4 मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ 3। फिर से हम यहां पर जाएंगे और रिटर्न कर देंगे 3 मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ 2। इसी तरह से हम यहां पर जाएंगे और रिटर्न कर देंगे 2 मल्टीप्लाई विद फैक्ट ऑफ 1। अब जैसे ही वैल्यू 1 के इक्वल चली गई, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि मैं इक्वल टू भी देख रही हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में आंसर क्या आ जाएगा? उस पर्टिकुलर केस में आंसर आ जाएगा 1। 2 इंटू 1 इज 2। अब यहां पे मेरा फंक्शन जो है रिटर्न करना शुरू करेगा वैल्यूज को। तो ये जो ट्री हमने बनाया, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर रिकर्सिव ट्री हमने क्रिएट करा। हमने एक रिकर्सिव ट्री क्रिएट करा रिकर्जन के अंदर टू गेट द आउटपुट। और ये जो है ये सारी फंक्शन कॉल्स है, मतलब कि मैंने स्टार्ट किया फैक्ट ऑफ 5 से और मैं पहुंचते पहुंचते बिल्कुल फैक्ट ऑफ 1 तक पहुंची। तो ये जो मैं कॉल्स कर रही हूं, इन्हें मैं बोलूंगी कि ये क्या है? फंक्शन कॉल्स है, क्योंकि ये फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं बार बार। अब इन फंक्शन कॉल्स को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन फंक्शन कॉल्स को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए स्टैक बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इस डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे टू स्टोर ऑल द फंक्शन कॉल्स।
यहां पे अगर आप देखो, इनिशियली हमारे पास क्या था, हमारे पास था फैक्ट ऑफ 5, हमारे पास था फैक्ट ऑफ 5। फैक्ट ऑफ 5 ने किसे कॉल किया, कॉल किया फैक्ट ऑफ 4 को। फैक्ट ऑफ 4 ने किसे कॉल किया, फैक्ट ऑफ 3 को। फैक्ट ऑफ 3 ने किसे कॉल किया, फैक्ट ऑफ 2 को। और फैक्ट ऑफ 2 को किसने कॉल किया, फैक्ट ऑफ 1 को। अब 1 में जाके मेरे पास आंसर आया 1। अब वापस बैक ट्रैक होगा, तो अगर आप देखो यहां पे भी n की वैल्यू 5 है और 5 ही लेवल्स जो हैं 1 2 3 4 और 5 स्पेस हम यूज कर रहे हैं, तो इन अ वे यहां पे हमारी स्टैक स्पेस कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n, है ना। सॉरी, स्टैक स्पेस इज ऑल्सो बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो बिग O ऑफ n। ठीक है, फैक्ट ऑफ 2 फिर से हम फंक्शन कॉल होगा, तो मेमोरी को कैसे पता चलेगा कि फैक्ट ऑफ 1 खत्म हो गया तो फैक्ट ऑफ 2 को कॉल करना है, क्योंकि यहां पे हमने स्टोर कर लिया है, यहां पे कोड ने स्टोर कर लिया है। तो फैक्ट ऑफ 2 में वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, अब 3 इंटू 2 6, है ना, और 6 जाएगा यहां पे, तो फैक्ट ऑफ 3 बोलेगा 6 इंटू 4 24, 24 जाएगा यहां पे, और 24 इंटू 5 हो गया 120, तो 120 आएगा यहां पे। इस तरह से हम सारे के सारे फंक्शन कॉल्स को एग्जीक्यूट करते हुए जा रहे हैं और हम फाइनल आंसर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी पूरी की पूरी स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगी जब सारे कॉल्स खत्म हो जाएंगे। समझ में आता है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि रिकरेंस रिलेशन जो हमने पढ़ना था आज, वो क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता है जब हम बात करते हैं इस काइंड ऑफ रिकर्जन की। यहां पे रिकर्जन यूज हुआ ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन। तो हर एक रिकर्सिव कोड के लिए हमेशा ध्यान रखना है देयर एग्जिस्ट अ रिकरेंस रिलेशन। तो पॉइंट टू नोट नाउ इज कि फॉर एवरी रिकर्सिव कोड, there exists a recurrence relation। आज के टॉपिक में हमें अब ये तो समझ ले रिकरेंस रिलेशन होता क्या है, इसे कैसे क्रिएट करते हैं, इसका थोड़ा सा जिस्ट मैं दूंगी, बट मेजरली आपको समझ में तभी आएगा जब हम रिकर्जन और डिवाइड एंड कॉन्कर मॉड्यूल को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब मेजर फोकस यहां पे हमें ये रखना है कि सपोज मान लेते हैं कि हमें रिकरेंस रिलेशन किसी ने दे दिया है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के। तो 3 मेथड्स हैं रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड जिसे हम कहते हैं, दूसरा मेथड है व्हाट वी कैन से इज रिकर्सिव ट्री मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड। और तीसरा मेथड होगा जो कि होगा मास्टर्स थ्योरम। अब हम करेंगे क्या, इन तीनों मेथड्स को अलग अलग वीडियोस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहली वीडियो जो आज हम देख रहे हैं उसमें हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको रिकर्सिव ट्री मेथड समझाया हुआ होगा, और उससे नेक्स्ट वीडियो में मास्टर्स थ्योरम के बारे में समझाया हुआ होगा। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। हम ये मान लेते हैं, अगेन मैं बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रही हूं कि रिकरेंस रिलेशन हमें दे रखा है, कोई रिकर्सिव कोड था उसका रिकरेंस रिलेशन मुझे दे रखा है, वो कैसे बना आगे मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम स्टार्ट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, तो एक बार हम पीपीटी भी देख लेते हैं। रिकरेंस रिलेशन हमने देख लिया क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकरेंस ट्री, मास्टर्स थ्योरम, इन तीनों को हमने पढ़ना है, और आज का मेजर फोकस होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जैसा कि नेम बता रहा है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि यहां पे हम क्या करेंगे ना, हम यहां पे रिकर्सिव ट्री को रिकर्सिव टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हुए जाएंगे। इसका मतलब क्या है समझ में तब आएगा जब मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाऊंगी। टी ऑफ n इज इक्वल टू टी एन बाई 2 प्लस 4n। मैं क्या करती हूँ, इसको लिख लेती हूं एक बार ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। तो हमारे पास क्या है रिकरेंस रिलेशन, ये रिकरेंस रिलेशन है, टी ऑफ n इज इक्वल्स टू 2t n बाई 2 प्लस 4n। ठीक है,
ये हमारे पास है रिकरेंस रिलेशन। अब यहां पे ये जो आप देख रहे हो ना, टी, फिर टी दोबारा रिपीट हो रहा है, ये जो टी ऑफ एन है और जो टी ऑफ एन बाई टू रिपीट हो रहा है, इस रिपीटेड टर्म को बोलेंगे रिकर्सिव टर्म। जो मेथड हमने देखा ना रिकर्जन के अंदर रिपीट हो रहा है, कॉल हो रहा है, सेम मेथड, वही रिकर्जन यहां इंडिकेट हो रहा है। पहली चीज जो समझने वाली है। दूसरी चीज, सब्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो चीज रिपीट हो रही है ना उसको सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब कि यहां पे टी ऑफ एन बाई टू की वैल्यू क्या होगी, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे टी ऑफ एन बाई टू। तो कोई मुझे बता सकता है इस ऊपर वाली इक्वेशन को देख के जो हमें दे रखी है, दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को फोकस करते हुए, इस इक्वेशन को फोकस करते हुए क्या मुझे कोई बता सकता है कि टी ऑफ एन बाई टू की वैल्यू क्या होगी? करना क्या है, करना सिर्फ एक ही चीज है, जहां जहां आपको एन दिख रहा है वहां वहां आपको एन बाई टू लिखना है। टास्क इज डन। जहां जहां आपको कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूट, हमने बहुत लोअर क्लासेस में ही समझ लिया था, मैथ्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी डेफिनेटली आपने, है ना। एटलीस्ट सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत ज्यादा वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स थी, एंड आई एम वेरी श्योर भले आईसीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सब में ये प्रॉब्लम्स हम बहुत मैथ्स में सॉल्व करते हैं, और दैट टू लोअर क्लासेस में ही करते हैं। जहां पे अपने को करना क्या है, अपने को सिर्फ n को n बाई टू से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। तो मैं क्या करती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ, टू एज इट इज रहेगा, यहां पे n को मुझे n बाई टू लिखना है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, t ऑफ n बाय टू, तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा किसी को भी। 4n की जगह n बाय टू लिख देना है, n की जगह n बाय टू लिख देना है। अब इस वैल्यू को जो आप लेके आए हो, इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टू और फिर टी ऑफ एन बाई टू की जगह मैं ये इक्वेशन लिख रही हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है टी ऑफ एन बाई टू इसके इक्वल है, तो मैं जस्ट डायरेक्टली कॉपी कर रही हूं, टी ऑफ एन बाय टू द पावर 2 प्लस 4 ऑफ एन बाय 2, ये मैंने पूरा कॉपी कर दी टर्म। प्लस 4n तो था ही, 4n तो है ही, तो उसको भी लिख देते हैं, प्लस 4n को एज इट इज लिख देते हैं। तो यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 की पावर 2, टी ऑफ n बाय 2 टू द पावर 2 प्लस अब यहां पे अगर आप देखो 4 ऑफ n, सो यहां पे क्या है, 2 इंटू 4 इंटू n बाय 2, तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4n प्लस बाहर निकल के एक और 4n है। मतलब कि जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई सब्स्टिट्यूट करने पे, 2 टाइम्स 4n, 2 टाइम्स 4n, है ना। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है, तो ये मेरे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन आ गई। जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब सिमिलरली अगर मैं थर्ड टाइम सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब कि जो वैल्यू है टी ऑफ एन बाय टू द पावर 2, अगर मैं पूछूं आपसे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो क्या होगी, इस इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होगा, 2 एज इट इज टी ऑफ n बाय टू द पावर 3, है ना, n बाय टू द पावर 3 प्लस 4 ऑफ n बाय टू द पावर 2, यही तो होगा। अब मैंने क्या किया, n को उठाया और n की जगह n बाय टू द पावर 2 को डाल दिया, बहुत सिंपल टास्क है, और मेरे को ये वाली इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूट करती हूं इस वैल्यू से, मतलब कि इस टी ऑफ एन बाय टू द पावर 2 को सब्स्टिट्यूट करती हूं इस पर्टिकुलर वैल्यू से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 एज इट इज, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो है 2 टी एन बाय टू द पावर 3 प्लस 4 एन बाय टू द पावर 2 ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट प्लस 2 टाइम्स 4n तो था ही,
प्लस 2 टाइम्स 4n तो हा ही। अब अगर मैं इसको खोल दूं 2 को अंदर ले जाऊं तो मेरी इक्वेशन बन जाती है की पावर 2 t ऑफ n बाय 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कैंसिल होके फिर से 4n आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स 4n पहले था ही। तो मतलब कि यहां पे मेरी t ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, यहां पे मेरी t ऑफ n की वैल्यू होगी 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और 2 इट्स 2 की पावर 3 क्योंकि 2 की पावर 2 ऑलरेडी हाँ है ना, तो यहां पे 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 2 की पावर 3। देख लिया ना कहां गलती करी थी, यहां पे ऑलरेडी अपने पास 2 की पावर 2 था, रिप्लेसमेंट किसका करा, सिर्फ इस वैल्यू का करा है ना, बाकी सब तो सेम रहने वाला है। इसकी जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी, तो 2 की पावर 2 लिखना है, ठीक है जी। अब यहां पे t ऑफ n बाय 2 टू द पावर 3 प्लस ये 3 टाइम हमारे पास क्या आ गया, 4n आ गया, 3 टाइम्स हमारे पास क्या आ गया, 4n आ गया। इसको देख के ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाती है ना, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई और थर्ड इक्वेशन हो गई। अब और तो सब्स्टिट्यूट नहीं करते, कर सकते हैं पर मैं नहीं कर रही, तो हमें समझने वाली चीज है। क्वेश्चन ये आता है कि इस चीज को मैं कितनी बार रिपीट करूंगी, इस चीज को मैं कितनी बार रिपीट करूंगी, कितनी बार मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी। मान लेते हैं कि मैं k टाइम सब्स्टिट्यूट करती हूं। पहली बार किया तो ये पहली बार की इक्वेशन ये थी, दूसरी बार इक्वेशन ये हो गई, तीसरी बार इक्वेशन ये हो गई। अगर मैं ये टास्क k टाइम्स करती हूं तो इक्वेशन क्या होगी, कुछ रिजेंबलेंस दिख रहा है। थर्ड टाइम में पावर 3 टाइम्स 4n, सेकेंड टाइम में पावर 2 टाइम्स 4n, फर्स्ट टाइम में पावर 1 एंड ओनली 1 टाइम 4n। तो मतलब कि अगर मैं ये टास्क k आइटरेशंस करती हूं, k टाइम्स करती हूं, इसी से तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे ना। तो यहां पे अगर आप देखो तो k टाइम्स में क्या मैं कह सकती हूं कि मेरी इक्वेशन होगी ऊपर के रिजेंबलेंस को देखते हुए ये होगी t ऑफ n इज इक्वल टू 2 की पावर k t टाइम्स n बाय 2 की पावर k प्लस k टाइम्स वैल्यू ऑफ 4n। मैंने क्या किया, जहां जहां 3 था ना वहां वहां k डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाली इक्वेशंस को देखते हुए कि ये कितनी बार क्या इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन बनने वाली है, ये बनने वाली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि k की वैल्यू क्या होगी, ये तो ठीक है, इक्वेशन तो ठीक है, पर इसका करूंगी क्या मैं, मुझे तो k की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो मैं निकाल सकती हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है। उसके लिए अब आपको यह समझना है कि यहां पर आप क्या चाहते हो, यहां पर इसमें आप चाहते क्या हो t के बाद। मैं चाहती हूं कि t के बाद t ऑफ 1 हो जाए, क्योंकि मुझे t ऑफ 1 की वैल्यू पता है 1 है, ये आपको दे रखा है। इसका मतलब ये होता है बेस केस कंडीशन पर पहुंच जाए। बेस केस कंडीशन मतलब कि n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पे हमारा आंसर क्या होगा, 1 मींस कांस्टेंट टाइम होगा। जैसा कि मैंने बताया भी कि रिकर्जन के अंदर जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा बेस केस कंडीशन लेके चलते हैं। बेस केस कंडीशन का मतलब है कि उस टाइम पे जब मेरी n की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी तो आंसर सीधा हम रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, उसमें मुझे पता है कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 आने वाला है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 आने वाला है। तो मेरी बेस केस कंडीशन क्या होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी या 1 से छोटी होगी 0, और क्या होगा जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तब मुझे सॉल्व करना होगा, तब मुझे रिकर्जन अप्लाई करना होगा। तो मैं ये चाहती हूं कि n बाय 2 टू द पावर k समहाउ 1 के इक्वल हो जाए, तो कर देते हैं इक्वल, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि k की वैल्यू क्या होगी। तो n को हम इक्वल कर देते हैं 2 की पावर k से, k log ऑफ बेस टू बोथ साइड लेते हैं, log ऑफ बेस टू n, k log ऑफ 2 बेस 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से ये समझ में आता है कि k की वैल्यू जो है ना वो log ऑफ n बेस 2 है। k की वैल्यू क्या है, log ऑफ n बेस 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को हर जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर, t ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 की पावर log ऑफ n बेस 2
ठीक है। उसके बाद t ऑफ n बाय 2 की पावर log ऑफ n बेस 2 प्लस log ऑफ n log ऑफ प्लस 4n तो था ही, मल्टीप्लाई बाय k था तो उसकी जगह लिख देती हूं log ऑफ n बेस 2। अब यहां पे देखो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है एक, अगर किसी को नहीं पता, कि इस n को और इस 2 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं ना a टू द पावर log ऑफ b बेस 2, तो b और a इंटरचेंजेबल है, ये इक्वल होगा log ऑफ a बेस 2 के। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक। तो यहां पे मैं n और 2 को इंटरचेंज कर सकती हूं, तो वैल्यू क्या होगी t ऑफ n विच इज इक्वल्स टू n की पावर log ऑफ 2 बेस 2। अब आपको समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है 1 होगी। t ऑफ, यहां पे भी मैं ऐसा ही करती हूं, n बाय n की पावर log ऑफ 2 बेस 2 प्लस 4n मल्टीप्लाई विथ log ऑफ n बेस 2। तो यहां पे वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पे भी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहां पे भी वैल्यू 1 हो जाएगी। यही तो मैं चाहती थी t ऑफ 1 हो जाए। t ऑफ 1 का आंसर क्या होगा 1। तो हमारे पास t ऑफ n में वैल्यू क्या होगी n, t ऑफ 1 तो 1 हो गया प्लस 4n इंटू log ऑफ n बेस 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको याद हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो में मैंने बताया था n कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है कि n log n कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है, क्योंकि तो ये तो कांस्टेंट है, c 4 भी हो सकता है, बट मेरे को तो अप्रोक्सीमेशंस में काम करना है। अब मुझे ये बताओ n बड़ा है कि n log n बड़ा है? n में log n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली n log n बड़ा होगा। तो इसलिए हमारे पास यहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन की, बिग O ऑफ n log ऑफ n बेस 2। बेस लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, बट मैंने लगा दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो किसी भी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करके ना हमारे को फाइनल आउटकम ये चाहिए होता है कि उस रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखो एक तरीका तो जो हमने लास्ट वीडियो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो में पढ़ा, जिसमें मैंने कहा कि लूप्स को चेक कर लो, ठीक है, वो तरीका हो गया, वो एक वैलिड तरीका है। अब मान लो कि किसी कोड में लूप नहीं है, किसी कोड में लूप नहीं है बट रिकर्जन है, तो जहां पे लूप होते हैं उसको हम बोलते हैं आइटरेटिव अप्रोच। जहां पे लूप होते हैं ना कोड्स में, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, आइटरेटिव अप्रोच है किसी भी कोड को सॉल्व करने की। और जहां पे लूप नहीं होते ना, जहां पे रिकर्जन यूज हो रहा होता है, जहां पे रिकर्जन यूज हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव अप्रोच, रिकर्सिव अप्रोच। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, आज हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी उस दिन हमने पढ़ा था कि आइटरेटिव अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं रिकर्सिव अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे निकाला जाता है। और आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा स्पेसिफिकली कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे निकालते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिकली हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, अब थोड़ा सा जिस्ट में देती हूं, आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यूज किया इसे। बेसिकली कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, किस लिए, ताकि मैं एक रिजेंबलेंस देख सकूं एक इक्वेशन के साथ में। तो जब मैं के टाइप करती हूं तो मेरी इक्वेशन ये बनती है। अब मैंने के वैल्यू निकाल ली, कैसे निकाली, मुझे पता है कि मेरा आउटकम मुझे फाइनली क्या चाहिए, टी ऑफ 1 चाहिए। तो मैंने क्या किया, n बाय 2 टू द पावर k को 1 के इक्वल कर दिया, ताकि मैं किसी तरह से k की वैल्यू तक पता लगा सकूं। और वहां से मेरे पास टी ऑफ n की वैल्यू आ गई जो कि n log n है। अब मैं जिस देती हूं कि रिकरेंस रिलेशन कैसे बनाया जाता है, बहुत अच्छे से हो सकता है क्लियरली ना हो, बट जैसे कि मैंने बोला आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया आज जो हमने किया। एग्जांपल नंबर 2 से थोड़ा सा जिस्ट मिल जाएगा आपको। सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 1 दैट वी सॉल्व टुडे विद रिस्पेक्ट टू अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जांपल नंबर 2 में मैं एक सीरीज देती हूं, ठीक है। अब वो सीरीज है इस तरीके से कि डिटरमाइन द रिकरेंस रिलेशन फॉर द फॉलोइंग सीरीज 1 7 31 127 511। अब देखो
इसमें हमें करना क्या है, अपने को एक सीरीज दे रखी है, परफेक्टली फाइन है, आई होप। सीरीज इस तरीके से फॉर्म हो रही है, लाइक 1 है, फिर उसके बाद 5 आ रहा है, उसके बाद 31 आ रहा है, फिर 127 आ रहा है, फिर 511 आ रहा है। अब इस सीरीज को देखते हुए क्या मैं कोई रिकरेंस रिलेशन को जनरेट कर सकती हूँ? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। देखो t ऑफ 1, सो अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे और ये 5 पे, तो मैं ये देख पा रही हूं कि t ऑफ 1 पे जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 1 पे है, 1 के इक्वल ही है। t ऑफ 2 की जो वैल्यू है, क्या मैं कह सकती हूं कि ये किसके इक्वल होगी? 4 मल्टीप्लाई विद t ऑफ n माइनस 1 पे क्या वैल्यू होगी? +3। मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड विद t ऑफ 1 +3, मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड विद t ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है? 1 ही तो है, +3, सो इट इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ t ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी बिना सीरीज को देखे हुए, तो मैं बता सकती हूं इस रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से। फिर से अगर मैं वैल्यूज को इंप्यूट करूं हियर, 4 इंटू n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 1 2 प्लस 3, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस 3, 28 प्लस 3 इज 31। तो 4 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, यहां पे मेरे को 7 लिखना है, नॉट 5, ओके, दिस विल बी 7। तो 1 आ गया, 7 आ गया, 31 आ गया। अब देखो 127 भी इस तरीके से ही आ जाएगा। आई होप यू कैन डू नाउ, यू कैन ट्राई विद मी कि टी ऑफ 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ। टी ऑफ 4 का रिकरेंस रिलेशन अगर मैं फिर से अप्लाई करती हूँ तो इट विल बी 4 इंटू टी ऑफ n माइनस 1, है ना, +3, सो इट विल बी 4 मल्टीप्लाइड विद टी ऑफ 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विद 31 प्लस 3। 31 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 124 प्लस 3, जो कि इक्वल हो जाएगा 127 के। तो इस तरह से अपने पास नेक्स्ट वैल्यू भी आ जाती है। अगेन, अब अगर कोई भी आपको n की वैल्यू दे दी जाए तो यू विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा अगर आपको लास्ट वैल्यू पता है तो। जैसे अगर मैं फिर से t ऑफ 5 का कंप्यूटेशन करूं तो इट विल बी t ऑफ 4 इंटू टी ऑफ अगेन n माइनस 1 प्लस 3, सो इट विल बी 4 इंटू टी ऑफ n माइनस 1 इज 4 प्लस 3, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, टी ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 127 प्लस 3, तो 127 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूं तो इट विल बी 127 इंटू 4, 28, 10, इट विल बी 508, 508 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 511। तो इस तरह से अगर देखें अपन तो अपने पास एक सीरीज जनरेट हो रही है। अब इस सीरीज का अगर कोई पूछे कि बताओ रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, सो वी कैन इजीली से दैट इट विल बी नथिंग बट इज इक्वल टू n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 3। इसी की हेल्प से तो हमने पूरा का पूरा कंप्यूटेशन किया। लेट मी राइट इट बिलो। तो यहां पे हमने देखा कि जब n की वैल्यू 1 होगी, दैट इज द बेस केस कंडीशन, जहां पे मेरे पास t ऑफ n में वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के ही इक्वल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मेरी n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उस केस में क्या होगा? वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाइड विद t ऑफ n माइनस 1 प्लस 3। दिस इज हाउ बेसिकली वी कंप्यूटेड द सीरीज। और यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा क्या हो गया? रिकरेंस रिलेशन हो गया। दिस इज नथिंग बट दिस इज द ओनली रिकरेंस रिलेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर, राइट? और यहां पे रिकर्सिव टर्म क्या है? रिपीटेड टर्म क्या है? ये हमारे पास क्या है? रिकर्सिव टर्म। इस तरह से ही हम वैल्यूज को लेके आ रहे हैं, टी को लेके आ रहे हैं, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड वो कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई डाउट है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन या फिर उससे पहले जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया, तो डू लेट मी नो। आई विल फॉर श्योर ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। इसी के साथ ही हम इस सेशन को खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे रिकर्सिव ट्री मेथड के बारे में। बाय बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।